Hello everyone, today we are going to derive an expression for electric field due to infinite thin plane sheet of charge। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस तरह की एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले लेंगे, एक प्लेन शीट ले लेंगे जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा और उस शीट के पास कहीं एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, सपोज करो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूँ। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इसलिए ध्यान से इस डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करें। तो इसके लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक थिन इन्फानाइट प्लेन शीट। तो सपोज कर लेते हैं कि इस तरह से मेरे पास एक थिन इन्फानाइट प्लेन शीट है, यहाँ पे डायग्राम ड्रा करते जाएंगे और जो हम लोग ड्रा करेंगे उसी को हम लोग वहाँ पे लिखते भी जाएंगे हमेशा की तरह। ठीक है, तो ये मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास एक थिन इन्फानाइट प्लेन शीट है। ठीक है जी, और इस थिन इन्फानाइट प्लेन शीट पे क्या है, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कुछ इस तरह का। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो क्या कंसीडर किया हम लोगों ने, ठीक है, जो यहाँ पे ड्रा करते जाएंगे वहाँ पर लिखते जाएंगे हमेशा की तरह। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर देयर इज ए थिन इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या कंसीडर किया, मेरे पास एक प्लेन एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो मेरे पास प्लेन शीट है चार्ज की, ये इस तरह की शीट है कि जो चार्ज अप साइड आपको दिख रहा है वही चार्ज आपको डाउन साइड भी दिख रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है और यही एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो, सपोज करो इस तरह से मेरे पास एक इस तरह की शीट है और सपोज करो इस शीट के ऊपर ना मैंने ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखो, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब बात हमेशा आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि जो चार्ज, देखो यहाँ पर जो चार्ज आपको इस शीट के अप साइड दिख रहा है वही चार्ज आपको, यहाँ देखो, वही चार्ज आपको शीट के डाउन साइड भी दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको मैं डार्क ड्रा कर देता हूँ। ये देखो, जो चार्ज अप साइड है वही चार्ज यहाँ पे डाउन साइड में भी है, कोई अलग से चार्ज नहीं है। ठीक है, देखो ये पहले से आप लोगों को देख रहे हो, वहाँ पे चार्ज ऐसे एक प्लस साइन जो ड्रा किया वैसा ऐसा प्लस साइन यहाँ पे डाउन साइड पे भी ड्रा हो रहा था। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको ये समझनी है बात कि ये इस तरह की एक थिन, क्योंकि पतली शीट है, हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, थिन शीट कंसिडर किया हुआ है। और यहाँ पे ये थिन वर्ड का काफ़ी महत्व है, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे जब मैं ये डेरिवेशन ड्राइव करूँगा फिर हम थिक की भी बात करेंगे, हम लोग ये इसकी बात करेंगे। अगर ये थिन शीट की जगह अगर थिक शीट होती तब हमारे पास क्या आंसर आता, तो आप देखेंगे वो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर थिन शीट का मतलब ये हो गया, थिन शीट का कहने का मतलब ये हो गया कि जो चार्ज आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है अप साइड में, जो चार्ज, ये अप साइड मान लो, अप साइड में आपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वही चार्ज, कोई नया चार्ज नहीं है, वही चार्ज आपको डाउन साइड में भी दिख रहा है। ठीक है, वही चार्ज आपको डाउन साइड में भी शो हो रहा है। समझी मेरी बात कि ऐसे फिर से एक बार बताता हूँ आपको, जो चार्ज आपको अप साइड दिख रहा है, ठीक है, जो चार्ज आपको अप साइड दिख रहा है वही चार्ज आपको यहाँ पर डाउन साइड पे भी दिख रहा होगा। ये कोई नया चार्ज नहीं है। ठीक है, सपोज करो, चलो मान लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मेरे पास प्लस चार्ज है। ठीक है, 6 मेरे पास यहाँ पे प्लस चार्ज है, वही 6 प्लस चार्ज यहाँ पे भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 6 और ये 6 12 हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझिए मेरी बात कि जो चार्ज आपको अप साइड में, इस शीट के अप साइड में दिख रहा है वही चार्ज आपको शीट के यहाँ पर डाउन साइड में भी शो यहाँ पर हो रहा होगा। ये बात समझ आ गई ना। ठीक है, यानी कि कोई नया चार्ज नहीं है, वही चार्ज अप साइड पे भी दिख रहा है और वही चार्ज आपको डाउन साइड पे भी शो यहाँ पर हो रहा है। क्लियर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस प्लेन शीट की। ठीक है, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेन शीट। ठीक है जी, तो सिग्मा क्या आ गई, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। क्लियर। अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को जैसा कि डेरिवेशन में हमें करना क्या है,
हमें डेरिवेशन में एक पॉइंट कंसिडर करना है इस शीट के। अब सपोज कर लो एक पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया, मान लो वो पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है कि इस पॉइंट P पे, सपोज करो ये पॉइंट P है, अब मेरे को फाइंड करना है कि इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है जी। तो लिखेंगे इस बात को, लेट देयर इज़ अ पॉइंट P, देयर इज़ अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस। अच्छा, ये पॉइंट P कहाँ, इस शीट से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। सपोज करो इस शीट से R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट P है जो कि शीट से R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट ऑफ द चार्ज, फ्रॉम द शीट ऑफ द चार्ज। और इस पॉइंट P पे हमें करना क्या है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज़ टू बी डिटरमिन, हैज़ टू बी डिटरमिन। और इसी पॉइंट P पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा किया वही हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, बिल्कुल इजी वे में। क्लियर, समझ आ गया? मिटा दूँ इसको, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। अब आपको पता है अभी तक हमने जितने भी गॉस लॉ की एप्लीकेशंस स्टडी कर ली, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि भैया गॉस लॉ यूज़ करने के लिए, गॉस लॉ है क्या, गॉस लॉ यही है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके बराबर आता है, 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस है, जो भी मैंने यहाँ पे सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखो ये गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है। क्या चाहिए, एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है जी। हर बार मैं आपको बताता हूँ 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वही 3 पॉइंट आपने उस डायग्राम पे अप्लाई करने हैं और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि आपको एक क्लोज फिगर चाहिए होती है, जो कि हमारे पास यहाँ उस क्लोज फिगर का रोल कौन प्ले कर रहा होता है, गॉसियन फिगर यहाँ पे प्ले कर रही होती है, ठीक। और दूसरा पॉइंट हमें क्या चाहिए होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की पता होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट पे डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। गॉस लॉ अप्लाई करने से वाले ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। और आफ्टर दैट हम लोग जब उनको लिखते जाएंगे आप देखेंगे बिल्कुल इजीली वे में आपको ये डेरिवेशन आराम से क्लियर हो जाएगी। और आपको क्या चाहिए होता है कि DS वेक्टर, यानी कि आपको एरिया वेक्टर भी यहाँ पर पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें पता होंगी तो आप लोग बड़े आराम से यहाँ पर गॉस लॉ यूज़ करोगे और बड़े आराम से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे फाइंड कर लोगे, ठीक है जी। ये 3 पॉइंट मैं हर बार आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले इसका मतलब किसकी बात करनी है हम लोगों को, सबसे पहले बात करनी है हम लोगों को गॉसियन सरफेस की। और गॉसियन सरफेस आपको मैंने बताया था कैसे होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है। गॉसियन सरफेस हमें ऐसी ड्रा करनी होती है जो कि कैसी हो, सिमेट्रिकल हो। अब उसी सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, उस सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए कौन सी ऐसी सरफेस है जो यहाँ पर हम लोग ड्रा कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो ड्रा करेंगे वो कौन सी सरफेस होगी, वो किस तरह की यहाँ पर क्लोज फिगर होगी, वो होगी एक सिलेंड्रिकल फिगर। क्या होगी, सिलेंड्रिकल फिगर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि ड्रा अ गॉसियन सिलेंडर, ड्रा ए गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r, क्योंकि हमें लेंथ 2r क्यों लेनी पड़ रही है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। क्योंकि अगर हम लोगों ने सिलेंडर ड्रा किया तो इस तरह से शीट है ना, तो सिलेंडर ड्रा करेंगे तो अगर वो शीट के अगर जितना ऊपर आएगा उतना ही वो शीट के यहाँ पर नीचे भी आने वाला है ना, डाउन साइड में भी आने वाला है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो कितना S है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया, अब हम लोगों ने सपोज कर लिया कि हमारे पास इस तरह से हमारे पास क्या है, एक गॉसियन सिलेंडर है, ठीक है। इस तरह से मेरे पास एक गॉसियन सिलेंडर है जिसकी लेंथ जो है वो 2r है, ठीक है। और जिसका एरिया जो है वो कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना है, S इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है जी। ये बना दिया मैंने गॉसियन सिलेंडर, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ इसकी आ गई 2r, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ना इस तरह से यहाँ तक भी होगा ये, क्लियर। तो हमने सबसे पहले क्या ड्रा कर दिया, ड्रा अ गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S, ठीक है। ये हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S है, क्लियर। सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, शाबाश बताओ, मेरे को एक DS वेक्टर जो है वो भी ज़रूरी चाहिए होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट DS वेक्टर बी
द स्मॉल एरिया एलिमेंट ठीक है अराउंड पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के अराउंड हर बार, जैसे हम लोगों ने पिछली भी जो एप्लीकेशन स्टडी की है वहाँ पे भी हम लोगों ने ये 3 पॉइंट लिखे थे। सबसे पहले हमने गाशियन फिगर ड्रा की है ना, गाशियन जो भी हो वो चाहे सिलेंडर की फॉर्म में ड्रा किया होगा, चाहे उसको हम लोगों ने स्फेरिकल फॉर्म में ड्रा किया होगा, वो ड्रा किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट पी। तो हमारे पास पॉइंट पी यहाँ पर है। अब इस पॉइंट पी के अराउंड हम लोगों ने क्या किया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है वो कंसीडर कर लिया, डी एस वैक्टर। अब डी एस वैक्टर है तो इसके पास क्या होनी है, एक डायरेक्शन होनी है। तो सपोज कर लो ये डी एस वैक्टर की डायरेक्शन एन कैप है, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास डी एस वैक्टर, ये आ गया डी एस और ये आ गया इसकी डायरेक्शन। क्लियर, ठीक है। नहीं यार मैं लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि डी एस वैक्टर जो है उसके पास 2 चीज़ें होनी है। एक तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड इसका डी एस मान लेते हैं, और डायरेक्शन इसकी एन कैप, ठीक है जी। और एन कैप की डायरेक्शन कैसे है, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, वेयर एन कैप, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, वेयर एन कैप इज डायरेक्टेड, where n cap is directed outward normal है ना, to the surface, outward normal to the surface as shown in figure, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है जी, समझ आ गई बात, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। ठीक है, पॉइंट पी पे हम लोगों ने क्या किया, एक गाशियन सिलेंडर ड्रा कर दिया जिसकी लेंथ 2r है और एरिया क्रॉस सेक्शन s है, और उस पॉइंट पी के अराउंड, जिस पे पॉइंट पी पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है वो कंसीडर कर दिया। अब एरिया एलिमेंट जो है ये एक एरिया वेक्टर जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा करना है, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे कौन शो कर रहा है, एन कैप इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है जिसकी ज़रूरत होती है मेरे को ये गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले, वो होती है डायरेक्शन फाइंड करनी है मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन रही होगी। तो लेट करते हैं, लेट ई वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो हम मान लेते हैं कि ई वेक्टर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पी पे, ठीक है। और उसकी भी डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है ना, डायरेक्टेड, ये भी बिल्कुल वैसे ही डायरेक्शन इसकी भी वही होगी जो हमारे पास यहाँ पे एन कैप की डायरेक्शन है, डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं ड्रा करूँ, अगर ये मेरे पास ई वेक्टर है, ठीक है, इस पॉइंट पी पे ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी आउटवर्ड नॉर्मल होगी, ठीक है जी। जो यहाँ पे डी एस वैक्टर है, क्योंकि आपको पता है जो डी एस वैक्टर होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, आउटवर्ड नॉर्मल होती है क्लोज फिगर के लिए, तो इसलिए एन कैप इस तरह की डायरेक्शन बन जाएगी। और जो हमारे पास यहाँ पर ई जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट पी पे, उसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होनी है। क्लियर। अच्छा, ई वेक्टर की आउटवर्ड नॉर्मल यहाँ पे डायरेक्शन कैसे बनी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ। कोई भी इस तरह की आपके पास प्लेन शीट होगी ना, प्लेन शीट होगी, और उस प्लेन शीट पे अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो तो उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं ना वो इस तरह की होती हैं, इस तरह की लाइंस होती हैं, इस तरह की, ठीक है, हमेशा इस तरह की लाइंस होती हैं। ये देखो, हमेशा इस तरह की लाइंस होंगी वो, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल इस तरह से ऊपर की तरफ और इस तरह से नीचे की तरफ, इस तरह से आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जब भी एक प्लेन शीट पे चार्ज हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे भी आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी हम डायरेक्शन यहाँ पर शो कर रहे हैं। क्लियर, समझ आ गया ई की डायरेक्शन और एन कैप की डायरेक्शन कैसे आ रही है, क्लियर हो गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है समझने वाला, बाकी तो बस हम लोगों ने डेरिवेशन में मैथमेटिक्स ही लिखना है। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे समझने वाला यही है, डायरेक्शन कैसे आ रही है एन कैप की और ई कैप की। समझ आ गया, क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये आगे भी काम आना है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो जी मिटा दो इसको, लिख लिया आप लोगों ने, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें मेरे पास होती हैं तब मैं यहाँ पर गॉस लॉ जो है अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, जिसको फाई से भी डेजिग्नेट करते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वो किसके बराबर होना चाहिए, 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, या चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस। अब यहाँ पे सरफेस कौन है, क्लोज सरफेस, वो गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर ये सारा चार्ज थोड़ी ना एनक्लोज हो रहा है। गॉसियन सरफेस के अंदर आप लोग कह सकते हो तो सिर्फ थोड़ा सा ये वाला चार्ज जो है ना ये एनक्लोज हो रहा है, ये वाला चार्ज एनक्लोज हो रहा है, ये वाला है ना, ये चार्ज एनक्लोज हो रहा है गॉसियन सरफेस के अंदर, ये चार्ज एनक्लोज हो रहा है, उस चार्ज की यहाँ पे बात की जा रही है। समझिए मेरी बात, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाशियन सरफेस। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ चार्ज एनक्लोज, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर इस वाले चार्ज की बात हो रही है जो चार्ज इस सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है। समझे मेरी बात? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो टोटल चार्ज एनक्लोज किया हुआ है यहाँ पे बॉडी ने, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नाउ चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं, टोटल चार्ज एनक्लोज की। नाउ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मेरे को चार्ज डेंसिटी पता है, ठीक है, अगर मेरे को चार्ज डेंसिटी पता है तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता? द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड सिलेंडर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। ठीक है ना, सिग्मा क्या आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एस क्या आ गया? एस आ गया सरफेस, है ना, जैसे कि हमें पता है ना सिग्मा ये जो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है मुझे बताओ आप? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, यही होता है ना, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो फिर चार्ज किसके बराबर आएगा? चार्ज किसके बराबर आया? देखो चार्ज कितना आ गया हमारे पास? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, जिस एरिया को आप कंसिडर कर रहे हो। मेरी बात समझी ना, कि देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? ये मैंने कैसे लिखा, देखो समझो इसको। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो फिर चार्ज किसके बराबर आएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी टू दैट एरिया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग एरिया कौन सा कंसिडर कर रहे हैं? एस, ये है ना टोटल सरफेस एरिया एस, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मैंने पहले ही कंसिडर कर रखी है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ ना द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर किसके बराबर आएगा? सिग्मा इंटू एस के बराबर आएगा। क्लियर? ये समझ आएगा ये पॉइंट क्या लिखा मैंने? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ फिर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, तो क्यू एनक्लोज की जगह पे मैं सिग्मा एस लिख देता हूँ। ठीक है ना, क्यू एनक्लोज की जगह मैं सिग्मा एस लिख देता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात यहाँ पे बताओ आप लोग, यहाँ पे जो मेरे पास एक ये जो सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस है, इसके पास 3 सरफेसेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक सरफेस तो ये, ठीक है, ये कैसी है? एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, चलो उसको फ्लैट सरफेस 1 मान लेता हूँ। ये आ गई मेरे पास फ्लैट सरफेस 2, और ये एक जो होती है कर्व्ड सरफेस आती है ना, ये कौन सी सरफेस होती है? ये होती है कर्व्ड सरफेस, है ना, ये तो आपको पता है ना पहले से, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस 3 मान लो उसको। तो यानी कि 3 तरह की यहाँ पर हमें सरफेसेस देखने को मिल रही हैं, तो लिख देते हैं इसको। नाउ देयर आर 3 सरफेसेस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर कितनी सरफेसेस हैं? 3 सरफेस हैं। नाउ देयर आर 3 सरफेस ऑफ द सिलेंडर। पहली कौन सी आ गई? कौन सी है? फ्लैट सरफेस। चलो फ्लैट सरफेस को मान लेते हैं S1। ठीक है जी, फ्लैट सरफेस को S1 कंसिडर कर लेते हैं यार। ठीक है जी, फ्लैट सरफेस S1। सेकंड फ्लैट सरफेस S2, और थर्ड कौन सी है? कर्व्ड सरफेस S3। ठीक है जी, 3 तरह की सरफेसेस हैं, S1, S2 एंड S3। हम लोग करने क्या वाले हैं, जब हम लोग यहाँ पर ये जो मैंने छोटा सा एक एरिया एलिमेंट यहाँ पे लिया हुआ है, जब इस एरिया एलिमेंट को, ये जो मैंने एरिया एलिमेंट यहाँ पे लिया हुआ है, इस एरिया एलिमेंट को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे टू द होल सरफेस, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एरिया आना चाहिए ना। ये सरफेस भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ फिर? मिटा दूँ इसको? यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, देखो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? S1 E वेक्टर डॉट डी एस प्लस S2 E वेक्टर डॉट डी एस, और यहाँ पे आ जाएगा S3 E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, क्लियर? क्योंकि ये जो टोटल सरफेस इंटीग्रल में S1 वाली सरफेस भी कंसिडर होनी है, S2 वाली सरफेस भी कंसिडर होनी है, और S3 वाली सरफेस भी कंसिडर होनी है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस S3 है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इस तरह से मेरे पास प्लेन शीट हो, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स आती हैं वो कैसे आती हैं? प्लेन शीट से इस तरह से आती हैं। ठीक है, नॉर्मल होती हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड में। तो फिर यहाँ पे जो मेरे पास, अगर मैं सिलेंडर ड्रा करता हूँ जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, तो जो हमारे पास S3 सरफेस है, ठीक है, ये जो कर्व सरफेस है, उस कर्व सरफेस का जो एरिया एलिमेंट आएगा, ठीक है, ये जो मेरे पास देख लो यहाँ पर, ये मैंने
इस तरह से सिलेंडर ड्रा किया, और ये जो मेरे पास कर्व सरफेस आएगी, ये वाली जो कर्व सरफेस आएगी, इस कर्व सरफेस पे अगर हम लोग एरिया वेक्टर ड्रा करेंगे तो वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी या फिर ये होगी, है ना। या अब क्योंकि ये 3D ये 2D है ना बोर्ड, तो 3D में आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो अगर ये मेरे पास सिलेंडर है तो ये जो हमारे पास एरिया वेक्टर की देखो डायरेक्शन यहाँ तो ऐसी होगी, है ना, समझे बात, ऐसी होगी। तो हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मेरे पास फिर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ना। कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर इस तरह से पॉइंट आउट होगा नॉर्मल टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो क्या एंगल बनता है यहाँ पे 90 डिग्री का। अगर ई वेक्टर और ए वेक्टर में अगर एंगल 90 डिग्री बनेगा तो फिर फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। समझिए बार बात, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द सरफेस S3 is perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सरफेस S3 जो है वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसीलिए देयरफॉर दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा सरफेस S3 से यानी कि कर्व्ड सरफेस से, उसकी क्या वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू आएगी ज़ीरो। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, तो फिर हमारे पास फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये टर्म यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा S1 E वेक्टर डॉट ds प्लस टाइम्स S2 E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, अब तो करो उसको सॉल्व। देखो E वेक्टर और ds S1 में ये है ना हमारे पास S1 सरफेस पे E वेक्टर और ds वेक्टर, यानी कि ds वेक्टर की डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, यहाँ पे n कैप दिखा रहा है। तो ES वेक्टर और ds वेक्टर जो है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, देखो यहाँ पे सरफेस S1 पे कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है क्योंकि पैरेलल है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको S1 E ds। ठीक है जी, यहाँ चलो लिख दो cos 0 डिग्री प्लस यहाँ पे आ जाएगा S2 E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है जी। अच्छा अब बताओ मेरे को आप लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है E कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा सरफेस इंटीग्रल S1 ds, यहाँ पे भी बाहर, यहाँ आएगा सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर, कोई परेशानी, लिख लो यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे करते हैं इसको, लिख लिया, चलो जी मिटा दूँ इसको। तो हमारे पास अब देखिए क्या आता है, तो हमारे पास क्या आई लास्ट इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन आ गई E S1 ds प्लस E S2 ds इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये ds है, इस छोटे छोटे dsओं को जब मैं ऐड करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। यहाँ पर ये फ्लैट सरफेस मिल जाएगा ना मुझे पूरा का पूरा। तो ये जो फ्लैट सरफेस है ये क्या चीज़ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, है ना। क्या है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कितना लेट किया हुआ है, S, है ना। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा ES प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ES सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर हमारे पास फाइनली देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल होता है, S और S यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो आएगा 2E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और E की वैल्यू आ गई मेरे पास सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट शुड बी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, देखो कांस्टेंट है ये क्या चीज़ है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो इस पॉइंट P पे हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस शीट की थिकनेस होती तो क्या होता। ठीक है, जहाँ पे हमने लिखा है ना थिन शीट, थिन प्लेन शीट, अगर ये थिन की जगह थिक होती, अगर ये थिन की जगह थिक होती तो क्या चेंजेस आ जाती। आप देखो यहाँ पर, अगर ये जो यहाँ पे, चलो लिख दो उसको, नोट बुक करके भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, कि अगर ये जो मेरे पास प्लेन शीट है इसकी अगर थिकनेस होती, लिख दो यहाँ पर, इफ़ दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैव थिकनेस, अगर इसकी थिकनेस होती तब क्या होता, मुझे बताओ तब क्या होता।
ठीक है, सोचो क्या होता। अगर इसकी थिकनेस होती तो हमारे पास जो चार्ज है वो दो सरफेसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। जो चार्ज है देखो, अगर ये मेरे पास अगर एक थिन शीट है और इसकी कुछ थिकनेस है तो चार्ज यहाँ पे भी आएगा और चार्ज ये देखो यहाँ पर भी आएगा। इसका मतलब चार्ज इस जगह पे भी डिस्ट्रीब्यूट है और इस जगह पे भी डिस्ट्रीब्यूट है। अगर थिकनेस नहीं था तो क्या होता है, जो चार्ज यहाँ पे वही चार्ज यहाँ पे अपेयर हो रहा है। ठीक है, जब प्लेन देखो थिन शीट पे के केस में क्या हो रहा है, थिन शीट के केस में जो चार्ज यहाँ पे है वही चार्ज यहाँ पे भी अपेयर हो रहा है। बट अगर इसके कुछ थिकनेस है, अगर इसकी कुछ थिकनेस है तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और कुछ चार्ज यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझिए मेरी बात, कुछ चार्ज यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो चार्ज, ध्यान से सुनना, पॉइंट पी, सपोज करो ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस चार्ज की वजह से भी मिलेगी और जो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी वजह से भी मिलेगी। समझिए मेरी बात, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो जो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस प्लेन ऑफ शीट पे उसकी वजह से तो मिलेगी, लेकिन जो चार्ज अब इस साइड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी वजह से भी तो मिलेगी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, समझिए मेरी बात। तो इसीलिए क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो दोनों सरफेसेस की वजह से यहाँ पर मुझे मिलने वाली है। यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज ड्यू टू ईच सरफेस। दोनों सरफेस की वजह से मिलेगी ना मुझे, क्योंकि चार्ज दोनों सरफेसेस पे अब जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं दैट इज, हमारे पास वहाँ पे E1 की वैल्यू आनी है और E2 की वैल्यू भी आनी सेम है। जो E1 की वैल्यू आएगी वही E2 की वैल्यू आएगी, बट अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आ रही हैं। समझ रहे मेरी बात, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हमें वहाँ पर पॉइंट P पे मिलने वाली हैं। तो E1 और E2 जबकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी, वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बताओ, शाबाश। फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी पॉइंट P पे, जब शीट जो वो थिक हो गई तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी मेरे पास E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दैट इज E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो कुल मिला के ये मेरे पास आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो याद रखना, इस फिर से बताता हूँ, जब एक हमारे पास थिन शीट होती है, फिर से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, जब एक थिन शीट होती है तो जो चार्ज यहाँ पे है ना सेम चार्ज यहाँ पे भी पेयर होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया भी था एक शीट पे, है ना, जो चार्ज आपको यहाँ पे पेयर होता है वही चार्ज आपको यहाँ पे पेयर होता है। बट अगर इसकी थिकनेस है, अगर इसकी कुछ थिकनेस है तो क्या होना है, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भी होना है और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसलिए पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है और पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है, वैल्यू दोनों की सेम आनी है। तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा E1 E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया। एक चीज़ और यहाँ पर देखो आप लोग, अगर थिक शीट है, ठीक है, सोचना थिक शीट है, ये इस चार्ज की बात हमने कर ली, कुछ चार्ज यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी भी बात कर ली, लेकिन उस थिक शीट का कुछ एज भी तो होगा, इस तरह से एज भी तो होगा ना। तो इसका मतलब कुछ चार्ज एज के ऊपर भी था, उसकी बात क्यों नहीं की हम लोगों ने। मेरी बात समझ रहे हो। देखो सपोज करो इस तरह से मेरे पास ये एक यहाँ पे जैसे तुम्हारे पास एक कॉपी है, ठीक है, ये थिक है यहाँ पर, है ना, थिक शीट का रोल प्ले कर रही है। सपोज करो कुछ चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट था, कुछ चार्ज इसकी इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट था। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये एज भी तो है, ये एज देखो, एज भी तो है, ये देखो एज, ये देखो एज, है ना। कुछ चार्ज तो इस एज पे भी होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना होगा, लेकिन कुछ चार्ज तो इसके एज पे भी होगा। उसको हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया, याद रखो, उसको हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। वो कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। याद रखो क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये कैसी है, ये इनफाइनाइट शीट है। अगर इनफाइनाइट शीट है मेरे पास तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास इनफाइनाइट शीट है तो हम लोग वो जो हमारे पास एजिस पे जो चार्ज है ना, जो एजिस पे जो चार्ज है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। समझे मेरी बात। याद रखना, जो अगर थिक शीट की बात हम लोग कर रहे हैं तो तुम्हारे मन में ये डाउट आ सकता है कि एजिस की भी बात करनी चाहिए अगर थिक शीट है। तो एजिस की बात हम लोगों ने क्यों नहीं की, क्योंकि एजिस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने शीट कैसी इमेजिन की हुई है,
इमेजिन की हुई है, ठीक है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ जो है वो इन्फानाइट हम लोगों ने इमेजिन की हुई है। और अगर हम लोग सपोज करते हैं कि इसका इन्फानाइट साइज़ है, तो हम लोग ये जो एजिस पे जो चार्ज है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग आप लोग कह सकते हो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डेरिवेशन में हम लोग बात करेंगे 2 शीट्स की, ठीक है। 2 शीट्स ले लेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 2 शीट्स ले लेंगे और उसके सेंटर में भी फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, उसके आउटसाइड भी फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसकी, आज इतना ही पढ़ते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए।